हाँ, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे सेंस ऑर्गन के बारे में ना। तो इससे पहले वाले क्लास अपना अपना जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसका पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, यहाँ पर अपने पास दो टॉपिक बचते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नीट के लिहाज से और यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, हर सवाल बनता है। इसमें आपके पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन। आपको सेंसरी ऑर्गन में दो इंपॉर्टेंट है, आई और ईयर, जिनसे हम लोग अपनी हरी भरी दुनिया को देखते हैं और स्कैन भी, कुछ लोग स्कैन भी करते हैं। और आपके पास कान होता है सुनने के लिए, अच्छी बात सुनो या बुरी बात सुनना। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांधी जी के 3 बंधन ना, गलत ना देखो, गलत ना सुनो और गलत बोलो। सुनने वाला तो कुछ चीज होती थी ना। तो मैंने क्या बोला, सेंसरी सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? ये वो ऑर्गन होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंपल्सेस को रिसीव करते हैं और उसके हिसाब से जो भी आपके लिए डेंजर पॉसिबिलिटीज है उसको ये कम या मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी का नाम क्या होता है, सेंस ऑर्गन। और मैंने बताया था कि सेंसरी रिसेप्टर्स कौन होते हैं, जो कि इंपल्स को रिसीव करते हैं, उसके लिए कौन सा होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होता है, हाँ कि ना। और ऐसे ही ऑर्गन जो कि इंपल्स को रिसीव करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, उसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑर्गन बोलते हैं, जो कि सेंसेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको बेसिकली जो रिसीव करेगा इंपल्स को उसको क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स बोलेंगे। तो मैंने बोला आपको टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में पहला मैंने क्या बोला आपसे, एक्सटेरियो रिसेप्टर, मतलब जो बॉडी के सरफेस में प्रेजेंट होगी, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी, मतलब आपके बॉडी में ही, लेकिन वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करेगा, सेंस करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेरियो या फिर एक्सटेरो रिसेप्टर बोलेंगे, हाँ कि ना। तो बेसिकली दीज आर द ऑर्गन व्हिच रिसीव्स स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट as they remain in always contact with the external environment. For example, स्किन है तो टेम्परेचर है तो स्किन सेंस करेगा। कोई अगर हाई पोल्यूटेड एरियाज है या कोई हार्मफुल गैसेस है, इसके लिए स्मेलिंग से मालूम चलेगा। इसके लिए आपके आईज में कुछ मिर्ची टाइप की लगेगी, कुछ आई जो होगा वाटरी होगा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट से बच करके, क्योंकि वो अपने लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। तभी तो आपको प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, आंख से पानी जाएगा, हाँ कि ना। कुछ ज्यादा साउंड पॉल्यूशन होगा तो हेडेक होगा। ये सब के सब किसके थ्रू होता है, आपके सेंस ऑर्गन थ्रू आप इसको फील कर सकते हैं। क्लियर है? इसका एग्जांपल में आपने लिखा होगा नोज, आईज, टंग और स्किन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। अच्छा, मैंने क्या अभी मैंने क्या एक्सप्लेन कर रहे थे, आई, ईयर और नोज, ये तीनों क्या होता है, टेलियो रिसेप्टर, क्योंकि वो बहुत दूर के इंपल्स को रिसीव कर सकता है, हाँ कि ना। इंपल्स को आप देखो कहीं बहुत दूर से आवाज आ रही है, तो मतलब बहुत दूर मतलब यहाँ नहीं कि मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दूर का मतलब दूर होता है, चाहे थोड़ा दूर या बहुत दूर हो, लेकिन आवाज से आपके रेलवे स्टेशन है, ट्रेन जाएगी तो आवाज आ सकती है। तो हम सुन तो रहे ना, किसी हम माइक के थ्रू तो नहीं सुन रहे हैं या किसी एड के थ्रू नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग किसी ऐसे क्या बोलते हैं, टेलियो रिसेप्टर बोलते हैं, हाँ कि ना। तो नोट डाल के पॉइंट बना के लिख लो, आई, ईयर एंड नोज आर आल्सो कॉल्ड टेलियो रिसेप्टर। रीजन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेलीस्कोप से आई टेलियो ना, टेलीस्कोप का काम क्या होता है, बहुत दूर की चीजों को आपको बहुत नजदीकी से दिखाता है। ऐसे लिखो ना, ईयर है, आई है, नोज। कहीं अच्छा खाना बनते कभी हम लोग इधर ही क्लास ले रहे होते हैं तो पड़ोस में खाना बनता है तो उसकी स्मेल आती है, तो मालूम चलता है बहुत अच्छा खाना बन रहा है। जब बुरे खाना बनता है तो फिर उसका स्मेल आता ही नहीं है, आगे ना। अरे नहीं ना, अच्छे खाने की स्मेल आती है। जब भी खाने का स्मेल आता है तो अच्छे खाने का गंदा बुरा मतलब, अगर खाना अच्छा मतलब खाना तो हर दिन अच्छा अच्छा बनता है, पर जिससे स्मेल की आदत मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि नोज तो स्मेल के लिए सेंसिटिव होता है। मैडम को पेन दीजिए, उनका पेन नहीं चाहिए। नेक्स्ट लिखो, इंटेरो रिसेप्टर। इंटेरो, इंटेरो रिसेप्टर, ठीक है। These are sensory organs present, the sensory organ present in internal environment. तो जल्दी करिए, तो खत्म करते हैं फिर अपना शुरू करना है। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, हाँ कि ना, एंड रिसीव द चेंजेस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है।
जैसे सिंपल सा एग्जांपल, ब्लड की कंपोजिशन के बारे में बात करूं क्या? अगर कंपोजिशन ऑफ ब्लड में चेंज आएगा तो उसको रिसीव करेगा। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा नहीं होता, अच्छा मैं सिंपल सा आपको एक रिसेप्टर बता रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा क्या, सबके पास होता है क्या, यूरिनरी ब्लड, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अब उसमें एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट होता है कि इतना उनसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो उनके स्किन में, जो मान लो अगर मैंने बताया ये वाला अपने पास क्या है, ब्लैडर है, ब्लैडर, तो इसके जो इनर वॉल है इसमें क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस रिसेप्टर। और इनके बारे में फर्स्ट टाइम आई थिंक 9th या 10th में सुना था, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू यूरिनेशन आती है, ठीक है ना। तो कुछ सर्टेन लिमिट होगा, सर्टेन वॉल्यूम होगा, तो अपने को क्या लगता है, यूरिनेट लगता है, तो फर्स्ट टाइम हम इग्नोर कर सकते हैं, एक आप कुछ देर तक इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एक सर्टेन टाइम होगा जिसके बाद आप यू कैन नॉट बियर दैट पेन, क्योंकि आप, मैंने बताया था जहां पर भी ओपनिंग होगी, दो ओपनिंग होंगे, इंटरनल वाला एक एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल वाला हमारे कंट्रोल, इंटरनल वाला हमारे कंट्रोल में होगा क्या? तो मैंने बोला इंटरनल वाला हमारे कंट्रोल में, सही बोला गलत बोला? सही कह रहे। हाँ तो पता होना चाहिए ना, क्यों मैं एक बार नहीं कई बार बोल दो। हाँ तो मैंने क्या बोला कि जहां पर भी ओपनिंग होंगे दो, उसमें दो गेट होंगे, एक इंटरनल वाला और एक एक्सटर्नल वाला। इंटरनल वाला क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, एक वो बॉडी के हिसाब से चलती है, आपके हिसाब से नहीं। और क्योंकि आप हम लोग हायर ऑफ द वर्टिब्रेट्स हैं, वो भी हायर एनिमल्स में आते हैं, तो अपने को थोड़ा समाज का भी प्रॉब्लम होता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं अपना जो स्फिंक्टर वो कहीं पे भी खुल जाए, कहीं भी हम पोटी करते कहीं भी हम यूरिनेट कर देना, क्योंकि थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर की बात होती है, थोड़ा इंसानियत की बात होती है, तो फिर क्या होता है, क्या करते हैं, ये सारा चीज अपने कंट्रोल में होती है, तो नेचर ने इसलिए हमें दिया, जानवरों को नहीं दो, कहीं पे भी कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, स्फिंक्टर हर जगह होता है, क्योंकि कुछ ह्यूमन सेंस भी होता है ना, जो मैं बोलता सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो मैंने बताया होगा आप लोगों को, वो सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है, ठीक है, हायर एनिमल्स में सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस ह्यूमन में पाई, अदर में नहीं पाई जाती, वो कहीं पे भी कर देगा, कहीं किसी को फर्क नहीं पड़ता। गंदगी से मतलब हो तो गंदगी, तो गंदा पूरा नहाता वो भी डेली आपकी तरह नहाता, कहीं पे नदी नदी तालाब में डुबकी लगाता है, हाँ कि ना। तो मैंने क्या बोला आपको कि जहां पर भी होंगे तो इस तरीके से रिसेप्टर्स होंगे, कुछ उसी तरीके से आपके ब्लड वेसल्स में भी होते हैं, हाँ कि ना, क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स में होते हैं, मतलब ब्लड की कंपोजिशन में चेंज होगा तो वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपने ब्लड में क्या होना चाहिए, O2 होना चाहिए, क्योंकि CO2 अंदर सेल में बंद है, उसको बाहर करना पड़ेगा, अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर अंदर एक्यूमुलेट होते रहेगा, फिर आपको दम घुटेगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, हाँ कि ना। नेक्स्ट है हंगर। हंगर के लिए क्या होता है, भूख, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है,
आगे ना, और थर्स्ट वाले को हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट लिखिए एस्फाइक्सिया। एस्फाइक्सिया, ये मैंने पहले बताया आप लोगों को क्या होता है। मुंह मत बनाओ, बताओ क्या होता है, क्या होता है? आई हैव टोल्ड यू मेनी, शायद वो नहीं होगा लेकिन तुम लोग तीनों हो, बताइए। उसको बोलते हैं नींद नहीं आने को बोलते हैं इंसोम्निया। बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी आने लगती है तो प्रूफ ही नहीं जब प्रूफ मैंने तो मैंने क्या बोला, एस्फाइक्सिया। ये वो कंडीशन होती है, क्या होती है? ये वो कंडीशन होती है जहां पर, ये सब लिखे आपने, तो आपने जितना बोला होता है एग्जांपल पहले लिखिए। ऑक्सीजन की कमी होती है, एक जनरल टर्म है, मैं कई बार बताया आप लोगों को। ये ऐसा कंडीशन है जब बॉडी में O2 की कमी होने लगती है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि द कंडीशन there is lack of oxygen, there is lack of oxygen, ठीक है? क्या बोलते हैं? एक्साइक्सिया बोलते हैं, ठीक है? इसके ऐसा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको? सांस, बोलते हैं ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस फूलने लगेगा। ऐसा तो कंडीशन हो सकता है कि डेथ भी हो जाए, ठीक है? हाँ, अगर ज्यादा ऐसा कंडीशन हो तभी तो उसके लिए अलग टर्म यूज किया गया एस्फाइक्सिया, अदरवाइज करते ही नहीं हम लोग। आगे ना, तो क्या होगा? द कंडीशन वेयर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एस्फाइक्सिया बोलेंगे, ठीक है? ये होगा आपके पास। और इसमें आप लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन हो प्रेजेंट होगी तो दैट पर्सन विल फील अनकॉन्शियसनेस। हर कुछ तो ऑक्सीजन से होता है और ऑक्सीजन से एनर्जी का लिबरेशन होता है। अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आगे सारा और प्रोसेस हो सकता है? एनर्जी मिलेगी नहीं फिर काम भी नहीं होगा। दैट पर्सन विल फील अनकॉन्शियस। जब वो अनकॉन्शियस फील करेगा देन फिर क्या होगा? वो फैटली भी हो सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है और मर भी सकता है। तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके लगाते हैं, तभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आई थी। आगे ना, इम्पोर्टेंस तभी तो जब जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर उसको लगाया जाता है। कितना लिखा आपने? और सफोकेशन भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं? सफोकेशन, ये सफोकेशन, ये सब जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ये जब आएगा जब आप खुद से सर्च करो, ठीक है? एस्थमा नहीं, मैंने क्या बोला अभी लास्ट में? क्या बोला? सफोकेशन। एस्थमा तो अलग कंडीशन है। एस्थमा में लेको बताओ उसका एस्थमा क्या होती है? यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक ब्लॉक होते हैं ना, इसमें क्या होता है? बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होता है। ऑक्सीजन की कमी होगा तो कहाँ से उसको आगे आप रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करेंगे?
बड़े होता भी नहीं, मतलब कैसे होता है? कैसा होता है? क्योंकि जैसे अस्थमा में कंडीशन से लंग्स में एस्थमा में आपका कंडीशन है, आपके बॉडी के सेल्स, आपको पता है कि जो हम लोग जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो सेम पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होता है। अगर पार्शियल प्रेशर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का कम होगा बाहर के ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन अंदर आएगा, अगर अंदर ज्यादा होगा तो फिर नहीं आ पाएगा, हाँ कि ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, अंदर CO2 की कंडीशन है। अच्छा, जहां पर आप ऐसे एनवायरनमेंट रहते हो जहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, या फिर ऐसा कंडीशन है जो आपका जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, डिफ्यूजन बाउंड्री है, जो कि कहाँ बनता है, अल्वेलाई और ब्लड वेसल के बीच में, इसमें ही प्रॉब्लम है, इसमें ही ब्लॉक है, तो ऑक्सीजन की कमी आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एस्थाइसिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप प्रोप्रियो रिसेप्टर, इसे मैं लिखाने वाला था नहीं, पर शायद बाद में जरूरत पड़े, मैं सिर्फ ऊपर बोल के निकालने वाला था। नेक्स्ट लिखिए प्रोप्रियो रिसेप्टर, रिसेप्टर्स लिखिए, रिसेप्टर्स which are present in joints, तभी तो जॉइंट पेन आपको फील होता है, अदरवाइज अंदर कुछ जो कुछ अंदर का लिक्विड जो होता है वो सूख जाए नॉन प्रेशर तुम्हारे पास तो उसकी वजह से मूवमेंट होती है ना, एनुअल मूवमेंट के मूवमेंट फ्रीली हो पाता है। तो नहीं वो जैसे ओल्ड जैसे बढ़ते हैं तो कम होता है ना, तो ज्यादा फ्रिक्शन होता है ना, वो आप ऐसा बोलते हो ना उसमें, वो अलग चीज है, पर यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम होगा तो उनका आप कैसे फील करेंगे, उसके लिए कोई होना चाहिए रिसेप्टर, तो ज्वाइंट के लिए ज्वाइंट रिसेप्टर होता है, आगे ना पेन हो रहा है वो रिसेप्टर, हाँ, हर चीज का रिसेप्टर है, आगे ना, हर चीज का, देखने का अलग रिसेप्टर है, सुनने का अलग है, खाने का अलग है, टेस्ट का अलग है, हर चीज का अलग है, आप जो सोचो हर चीज का रिसेप्टर है। तो पर्टिनेंट ज्वाइंट्स हो गया, ठीक है, टेंडेंस हो गया, टेंडेंस क्या होती है, बोन टू बोन टू, तो लिगामेंट तो बोन टू बोन था, टेंडन मसल टू बोन या बोन टू मसल। आपने BBL का नाम सुना है, तो BBA होती है उसमें L लगा दो, क्या हो गया, BBL हो गया, मतलब बिग बैश लीग, जो फॉरेन कंट्रीज में होती, बिग बैश लीग, जो बाहर कंट्री, हाँ, बिग बैश लीग जो फॉरेन कंट्रीज में टूर्नामेंट होता है तो क्या बोलते हैं, बिग बैश लीग तो बोलते हैं, जो वेस्ट इंडीज वगैरह आपस में क्रिकेट वाला चलता है ना, उसको बोलते हैं बिग बैश लीग। तो बी फॉर बोन इसके लिए क्या होता है, लिगामेंट होता है। मैंने पहले बताया था, पहले क्या हुआ करता था, PMT हुआ करता था, क्या होता था, PMT, अब क्या होगा, PMT, बिफोर बोन, एम फॉर मसल, T फॉर टेंडन, BMT का होगा। सिर्फ बोल देते थे सही था, क्या सही था, बोन टू मसल था, तो लिखना जैसे BMT, PMT से याद करने के लिए, वो याद करने के लिए हमको मॉडिफाई करने में क्या आता है, वैसे PMT में होती नहीं है, तो BMT का मतलब बिहार मेडिकल टेस्ट ऐसा कह सकते हो, या फिर बांद्रा मेडिकल टेस्ट, आप कुछ भी बना सकते हो ना, याद रखने का हम कुछ भी याद कर सकते हैं। तो मसल्स में भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है आपके पास, क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यूज में, इन सब टिश्यू में क्या होता है, क्या प्रेजेंट होगा, प्रोप्रियो रिसेप्टर होगा। जैसे मसल्स एक लिमिट तक आप स्ट्रेच कर सकते हो, उसके बाद करोगे तो आपको पेन होने लगेगा, अगर ऐसा पेन नहीं होता आप कंटिन्यूसली करते जाते, आगे ना, आप कंटिन्यू करते हो सके आपका मसल में टीयरिंग ही हो जाए, मसल आपको टूट फट भी सकता है, कट भी सकता है, जो होता है ना, जो खिलाड़ी खेलते हैं तो उसमें स्ट्रेच आ जाता है, टीयरिंग आ जाती है, रीयरिंग एंड टीयरिंग, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू, आगे ना, which receives tension and pressure exerted during activity, तो लिख दे इसको बोलता है, लिखने में तो फिर है ही नहीं वहाँ पर दूसरा अपनी exerted during activities of equilibrium maintenance and orientation of the body. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा मेरा मुंडी को देख लो, एक सर्टेन लिमिट तक मैं मुंडी अपने हेड को मूव कर सकता हूँ, उसके बाद करूँ तो मेरे को पेन होगा या नहीं होगा,
ये मत सुनना कि मैं कोई मॉडल हूँ तो मैं घुमाते रहूँ, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर मैं नॉन लिविंग थिंग हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर नॉन लिविंग थिंग टूट जाती है तो मैं लिविंग, तो मैं भी तो टूट सकता हूँ। तो टूटने से बचने के लिए क्या होता है, अपने पास रिसेप्टर होती है जो बताया कि आपकी लिमिट इतना ही तक, आगे ना। तो ऐसे ऐसे रिसेप्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोप्रियो रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बाद लिखना है which receives tension and pressure exerted during activities of equilibrium maintenance। इसका एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, these are located, या फिर उसमें एग्जाम्पल से पहले एक पॉइंट लिख लेना, लोकेटेड इन सबक्यूटेनियस, क्या मतलब, स्किन के अंदर, सबक्यूटेनियस। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, यस और नो, चेक इट, इज देयर प्रेजेंट, आगे ना। नेक्स्ट होता है आपके पास मस्कुलर स्पिंडल की है, मस्कुलर स्पिंडल, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल। नेक्स्ट लिखिए गोल्जी टेंडन, अब ये पूछा ये क्या है, गोल्जी टेंडन और नहीं बताऊंगा। जैसे आपके पास एक न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल होता है, वैसे क्या होता है गोल्जी, जो गोल्जी बॉडी होती है उससे रिलेटेड ये अटैच होती है, उसे क्या बोलते हैं, गोल्जी टेंडन ऑर्गन बोलते हैं। इतना लिखा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो जॉइंट किनेस्थेटिक रिसेप्टर। हाँ एग्जाम्पल है, तुम्हारे लिए दिखा दो रहा हूँ। एक मैंने बहुत पहले बताया था वेस्टिब्यूलर एपैरेटस, वेस्टिब्यूलर एपैरेटस, बताओ क्या होता है। वैसे ये दो दो जगह पाई जाती है, ये वेस्टिबुलर एपैरेटस दो होता है, बताओ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, पहले लिख लो फिर बताओ।
नेक्स्ट लिखिए आई, दैट इज फोटो रिसेप्टर। आई क्या होता है? फोटो रिसेप्टर। पहला पॉइंट लिखिए इसमें, इट इज फोटो सेंसिटिव ऑर्गन। क्या होता है? फोटो सेंसिटिव ऑर्गन। थोड़ा फास्ट लिखो, तो फिर पेन चेंज कर दूँ। मतलब इट इज फोटो सेंसिटिव ऑर्गन, मतलब जैसे ही लाइट वगैरह होगा उसके लिए सेंस करेगा। सिंपल सा एग्जांपल, मान लो आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो, अचानक में रूम के सारे लाइट जला दिए, आप हंसोगे उठ के? हाँ, तो इसलिए इसलिए क्या होता है, लाइट से सेंसिटिव है तो क्या बोलेंगे? फोटो सेंसिटिव ऑर्गन बोलेंगे। क्लियर है? जो अपने पास आई होती है, एक्चुअली क्या होता है, ये एक हॉलो ऑर्गन है, हाँ कि ना? हॉलो मतलब क्या है? स्फेरिकल, एक नियरली स्फेरिकल है, कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, इट इज नियरली स्फेरिकल है, जो कि क्या होता है, पूरा का पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना के रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। क्लियर है? एंड इट इज सिचुएटेड इन अ सॉकेट, इन अ सॉकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई ऑर्बिट बोलते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन, लोकोमोशन मूवमेंट, तो जो आई का जो एरिया होता है, अपने अपने आंखों को देख सकते हैं, जो आपका फेस वाला एरिया है, जो आपका जो बोन के अंदर जो डीप है, जो डीप पोर्शन है, डिप्रेशन है, आप टच करके, आप अंदर पूरा टच मत कर देना, तो ये जो स्पेस है क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिट बोलते हैं। आई का ऑर्बिट तो क्या बोलेंगे? आई ऑर्बिट बोलेंगे, आगे ना, आगे ना। तो दिस इज द आई ऑर्बिट। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ह्यूमन आई सिचुएटेड इन द आई ऑर्बिट लेटरल टू नोज, नोज के साइड में। जो अपना आई का मूवमेंट होता है ना, इसके लिए अलग अलग मसल्स इन्वॉल्व होती है। कभी आंखें, जब हमें चीटिंग करना होता है तब क्या करते हैं? मैं आंखों को देखो, हम ऐसे देखते हैं क्या? मुंडी इधर ही पर ऐसे देखते हैं, या जब ईयर देखना हो तो ऐसे देखते हैं, आगे ना। तो मतलब नोज के साइड में और ईयर के साइड में, दोनों मूवमेंट के लिए अपने पास मसल्स इन्वॉल्व होती है। अच्छा, कभी हम ऊपर भी देखते हैं क्या? अब जैसे मान लो हम ऐसे सामने बात कर रहे हैं और हमें नीचे कुछ देखना है, जब मान लो क्या नीचे को बच्चा चीटिंग कर रहा है, मोबाइल पे कुछ देख रहे हैं, चला मोबाइल चला कि नहीं चलेगा, तो आई को से नीचे मूव करेंगे तो नीचे दिख जाएगा, ऊपर करना तो ऊपर कर लेंगे बिना मुंडी को हिलाए। ठीक है? तो इसके लिए आपके पास मसल्स होती है, और देखते क्या क्या होती है, देखा क्या ना? हाँ, एक होती है आई लैशेज। आई लैशेज क्या होती है? ठीक है? हाँ, पूरे के पूरे अगर हम लोग आई के बारे में बात करें तो पूरे आई का, पता नहीं मैं क्या बोलूं। चलो कोई नहीं। हाँ, आई का नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हेलो, आई का 1/5 पार्ट, जो आपको पूरे होल आई का 1/5 पार्ट ही विजिबल होता है। सोच लो कितना, भले हम आंख कितना फाड़ लो, आंखें फाड़ के कितना भी देख लो, लेकिन दिखेगा कितना? 1/5 पार्ट दिखेगा, बाकी बैक साइड में कवर्ड होती है, आगे ना। ये वाला पॉइंट लिखो, आई पार्ट ऑफ होल आई इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इन बिटवीन द आई लैशेज, दोनों पलकों के बीच, बोलते हैं ना, पलकों में बिठा के रखूंगा। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट है 4th 5th पार्ट,
नेक्स्ट लिखिए आईलिड, नंबर 1 देखिए लिखिए, जो अपना हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में, पार्ट्स 5 में पहला लिखिए आईलिड, इतना लिखा क्या, 1/5 पोर्शन विजिबल होता है, 4/5 क्या होता है, आई ऑर्बिट होता है, जो अंदर होती है, जो आपको दिखती नहीं है, दिखने के लिए आपको आंखें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, एक दूसरे का आप निकाल सकते हो और फिर अंदर डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए पहला पार्ट आईलिड, या इसको प्यार से क्या बोलते हैं, पेल्पे बड़ा बोलते हैं, कौन सा बड़ा, पेल्पे बड़ा, ठीक है। वी हैव एक्चुअली में 2 मस्कुलर आईलिड होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, बेसिकली कैमरा में होता है ना शटर, अरे कैमरा में होता है ना शटर, तो बेसिकली आईलिड भी शटर का काम करता है, उसको बोलते हैं नेचुरल शटर, ताकि अब जब मान लो कोई आंख में अगर डालेगा और बेसिकली आंखें बंद कर देगा ना, चाहे कितना भी कुछ कर लो आंखें बंद हो ही जाएगी, फॉर दैट नेचुरल प्रोटेक्शन, इसलिए नेचर ने क्या दिया आपको, आईलिड दिया, हाँ कि ना, उसके ऊपर में क्या दिया, हेयर दिया, ताकि तो एक अच्छा लगे। अब एक बार ऐसा कर, कुछ लोग होते हैं ना इसको भी कटवा लेते हैं, अपने आप को अच्छा देखने के लिए उसको भी कटवा लेते हैं, दो भी आई डोंट नो, तो फिर ना कितना अजीब सा लगता है, हाँ कि ना, तो तुम तो चाइनीज आना चाह रहे हो क्या, चलो कोई नहीं, मैंने क्या बोला, वी हैव 2 मस्कुलर आईलिड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई, पहला पॉइंट लिखिए, वी हैव 2 मस्कुलर आईलिड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई। इसी में पॉइंट ऐड करके लिखना, एंड हैज आईलैशेस एट देयर फ्री सरफेस, हर आईलिड का अपर और लोअर दोनों के फ्री सरफेस में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आईलैशेस बोलते हैं, आगे ना। लोकेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से अपर एंड लोअर आईलिड होता है, क्लियर है। इसके अलावा आईलिड के अंदर नोज के लेटरल साइड में एक मस्कुलर पार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, मैंने बहुत पहले बताया था ये क्या होता है, वेस्टिजियल होता है, लेकिन वेस्टिजियल ही इसको नहीं समझते हैं, लेकिन क्या होता है ये आपके पास, ये जो ऑर्गन होती है कुछ गंदगी वगैरह को अपने पास में रोकता है, लेकिन लोग समझते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, कितना साइंस लगाती है वेस्टिजियल ऑर्गन, बट समवॉट फंक्शन होती है, क्लियर है क्या। तो पहला पॉइंट इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इट हैज, आई हैज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, यहाँ तक अंडरलाइन किया था मैं, फ्री सरफेस एंड बियर आईलैशेस एट देयर फ्री सरफेस, यहीं तक। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखना, हैज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना, तो फिर लिखने की क्या जरूरत, हैज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन द आई, इसको क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसका लोकेशन क्या होता है, लेटरल साइड ऑफ द नोज, लेटरल साइड ऑफ द नोज, आगे ना। और इसको ब्रैकेट में लिखना, इसको थर्ड आईलिड बोलते हैं, तीसरा ढक्कन, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो अंदर दोनों नोज के लेटर साइड जो मसल होती है ना, इट इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, आगे ना। आई के कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, बट जरूरत पड़ने पर ये एक्सपेंड कर सकती है इंटायर आई होल में, ये पता कब दिखेगा, जब अपने आईज को आप पूरा मूव करोगे, इतना समझ में आया क्या, किसी को निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं थर्ड आईलिड, ठीक है, आईलिड, लेड नहीं, लेड, LID, एक तरीके का ढक्कन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन आल्सो कॉल्ड एज प्लीका सेमिल्यूनरिस, प्लीका सेमिल्यूनरिस। सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें, ग्लैंड, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, अब मैं बार बार थोड़ा बोलूंगा निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन आल्सो कॉल्ड एज प्लीका सेमिल्यूनरिस,
ग्लैंड का काम क्या होता है? फॉर क्लीनिंग एंड फॉर lubrication and moisturizing the exposure part of the eye. हाँ, अगर सूखा पड़ जाए तो कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। आई अच्छे से मूवमेंट कर सके उसके लिए क्या होता है? लुब्रिकेशन। ठीक है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? मॉइस्चराइजेशन बोल सकते हैं। मॉइस्चराइजर जब ये ग्लैंड का सेक्रेशन बंद हो जाए इसको बोलते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, आगे बढ़ो। तीसरा पॉइंट लिखिए, मसल्स ऑफ आई बोल। मसल्स ऑफ आई बोल, फास्ट लिखो। अगर मैं से पेंसेट क्या लिखा? उसके बाद क्या यूज है? हर चीज का एक लिमिट होता है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल से बोलते हैं। आगे बढ़ो। क्या ये आपकी नहीं सबकी होती है, मैं अपनी भी कह रहा हूँ। नेक्स्ट लिखो, मसल्स ऑफ आई बोल। तो वी हैव 6 स्केलेटल मसल्स। नेक्स्ट वन लिखिए इसमें, आवर आई हैज 6 स्केलेटल मसल्स। ठीक है, कितने होते हैं? 6 स्केलेटल। ध्यान दें, मैंने क्या बोला? स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? वॉलंटरी नहीं, वॉलंटरी स्केलेटन है ना। इज अ लेक ऑफ रिवीजन। नहीं सॉरी, क्लियर है? ये पता क्यों होता है? आई बॉल को रोटेट करने के लिए, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, लेटरल साइड देखना है, इनर साइड देखना है। इन सब के लिए क्या होता है? आपके पास स्केलेटल मसल होता है। तो आपके पास, आपने रेक्टम का नाम सुना है? हाँ उसी से मिलता जुलता एक वर्ड है, उससे वर्ड डिराइव नहीं है, पर इसको बोलते हैं रेक्टस मसल्स, दूसरे वाले बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। हाँ कि ना? आपको पता होगा बेसिकली जो ऑब्लिक क्या होता है? ऑब्लिक लेयर ऐसा होता है क्या? ऐसा, अरे ऐसा होता है कि नहीं? बतेड़ो, ऐसा होता है क्या? इसको बोलते हैं ना ऑब्लिक। हाँ 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 हाँ, मतलब एक तरीके से हॉरिजॉन्टल। जब हम लोग पढ़ेंगे ना क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ईसोफेगस मतलब एलिमेंटे कैनाल, तो वहां पर भी ऑब्लिक मसल आएगा। लीनियर होता है। सुन लिया? ये इस तरीके जो होते हैं ये वाली, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक बोलते हैं। हाँ कि ना? मतलब या फिर जो आई बॉल के सराउंड करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्लिक मसल बोलते हैं। और ये एक होता है नीचे तरफ होगा, मतलब उसको 3D में देखने की कोशिश करो, कुछ ऐसे होगा। हाँ कि ना? इसको बोलते हैं रेक्टिकुलेस मतलब रेक्टस मसल बोलते हैं। ठीक है ना? तो 4 इसमें लिखो। नेक्स्ट लिखो, इट हैज 4 रेक्टस मसल्स एंड 2 ऑब्लिक मसल्स। समझा क्या? और इन सारे मसल्स क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेना, आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। इसको
इन्हीं चारों मसल 6 मसल्स को। 6 वाला हाँ। 4 हाँ, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, देख लिया, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। अब इन मसल्स का लोकेशन मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। समझ पाओगे? ठीक है ना। अब देख, आई को इधर घूमना होगा तो जो लंबी वाले मसल खींचेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरे वाले को रिलैक्स करेगा, तो इधर घूम जाएगा। ये पता है, सिंपल सी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने वो देखा है, बैलगाड़ी देखा है? दो बैल, दो बैल जुड़े होते हैं क्या? अब गाड़ी वाले को इधर घुमाना होता है तो बैल के जो उसमें ना क्या बोलते हैं, रस्सी बंधी होती है, तो उधर खींचता है, इधर वालों को छोड़ता है तो घूम जाता है। तो मतलब आई को उधर घुमा, इधर वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट, इधर वाला रिलैक्स करेगा, इधर घूम जाएगा, तो इधर वाला घूम जाएगा, आगे ना। अब इधर करना हो तो ऐसे रिलैक्स कर देगा, आगे ना। अगर रुकना होगा तो दोनों को पकड़ के बराबर में रोकेगा, दोनों पकड़ के रोकेगा, हाँ कि ना। अब दोहराएगा तो लूज छोड़ेगा, हाँ कि ना। ऐसा ना हो कि उसके जो नाक में जो बंधी हुई थी रस्सी, उसको भी पकड़ के रखेगा और दोहराना चाहे तो ऐसा होगा, वो तो फिर अपना वो अपना जो जिससे बंधा हो तो उससे निकल जाएगा वो, ठीक है ना। तो ऊपर मूव करने के लिए नीचे वाले को रिलैक्स करना पड़ेगा, उधर ऊपर नहीं। अरे ऊपर मत करने के लिए नीचे वाले मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा, ऊपर वाले को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर दिखेगा हमें। अब मैं नीचे देखना होगा तो मैं ऊपर वाले को रिलैक्स करूँ, नीचे वाले को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे दिखेगा। तो इन दोनों का मसल्स के जो एक्स्ट्रा ऑर्बिकुलर मसल्स है, इन अलग अलग मसल्स के कॉम्बिनेशन से हम लेटरल मूवमेंट करते हैं। कैसे मूवमेंट करते हैं मैं वो तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, कुछ होते हैं लेटरल, क्या बोला मैंने, लेटरल और होता है मीडियन बीच में। तो लेटरल और एक्सटर्नल रेक्टस मसल्स दैट इट रोटेट्स द आई बॉल टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ। कभी ऐसे कोई बच्चों को देखा है क्या? कुछ बच्चे दोनों आई को दोनों तरफ फैला लेते हैं करते, मुझे तो नहीं आता, पर बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, और दोनों बच्चे को दोनों को सेंटर में ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। पता नहीं कैसे करते हैं, वो कैसे करता है? बीच में कर सकते साइड में भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो बीच में अरे देख, अब वो फोकस यहाँ पे करता है, यहाँ किस जगह पे, तो ऑब्वियसली फोकस जब इधर दोनों इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो वो एक ही जगह पे है ना, लेकिन अगर दोनों जगह पे रहेगा तो दोनों को कैसे करेंगे? ऐसे करता है, ये हो रहा है। ट्राई करोगे तो हो जाएगा। वो जो लोग करते हैं उनसे हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास वीडियो में सब मैं दिखा सकता हूँ, पक्का। हाँ वीडियो में मैंने क्या बोला, आई बॉल को इस तरीके से मूव, अब आउटसाइड मूव करने के लिए क्या होगा आपके पास, लेटरल वाला काम आएगा। तो फ्रॉम नोज टू ईयर की तरफ, आंख है, ये नोज है, नोज से ईयर की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है ना। मीडियन मीडियन वाला या बीच वाला, दैट इज द इंटरनल रेक्टस मसल व्हिच रोटेट द आई बॉल टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब ईयर की साइड से, मतलब इस साइड से ईयर की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक होता है सुपेरियर रेक्टस मसल एंड द इंफीरियर, मतलब ऊपर और नीचे के लिए ना, तो सुपेरियर होगा, नीचे वाला इंफीरियर हो गया। इन दोनों की वजह से आईलिड आई बॉल को ऊपर और नीचे मूवमेंट कर सकता है, आगे ना। ये बात समझ में आई? इतना नहीं है। लिख लो। तो मिला के आई मीन टू से, ये जो आपके पास सारे के सारे क्या है, मसल्स है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है, ये सब मिलकर के आई बॉल को आपका घुमाने का काम करता है। आप जिधर चाहे देखें, जिसे चाहे देखें, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस, ठीक है। जो चाहे देखें, जैसे मैं आपने बोला कि मैं वीडियो में इतने बात समझ में आएगी आपको? हाँ, तो रेक्टस और ऑब्लिक में कलेक्टिवली आईबॉल को रोटेट करता है अपने एक्सिस। उसका एक्सिस कौन सा हो गया, इनर साइड में। चाहे तो ऐसे घुमाए हल्का, अब बोला ना, बोला क्या कि आई को ऐसे घुमाता है, मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ आपको, एडिटेड वीडियो मेरे पास है।
इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल में इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। पहला लिखिए फाइब्रस ट्यूनिक, एंड फाइब्रस ट्यूनिक इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आई, जिसे हम लोगों ने ब्रेन में पढ़ा था, पिया मीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्नाइड। एरेक्नाइड सबसे अंदर था क्या था? क्या था बोलो? इनर मोस्ट लेयर कौन सा था? सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी था ना, ब्रेन क्रेनियम की कवरिंग बात कर रहा हूं मैं, पिया, ड्यूरा और एरेक्नाइड। क्या कर सकते हो? पिया माटे सबसे बाहर होता है, सबसे अंदर होता है ड्यूरा, ड्यूरेबल, ड्यूरा से ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग होता है। तो पिया, ड्यूरा, एरेक्नाइड आल्मा तो बीच में था, ऊपर ड्यूरा, ड्यू से ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब होता है ना लॉन्ग लास्टिंग वाला, अंदर पिया, अंदर पिया होता है ना, पिया की याद आने लगी तो पिया हमेशा अंदर ही होता है, ठीक है। outermost covering of eyeball and made up of hard and thick connective tissue, thick connective tissue। अच्छे से और समझते हुए डायग्राम बनाइए। एक तो होता है आरपी और एक होता है आपके पास आरसी। आर होता है रोड्स, सी फोर होता है कोन। ये बाहर वाला रोड्स नहीं और उसका कॉर्नर नहीं, रोड्स एंड कोन ये फोटो सेंसिटिव सेल होते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, ठीक है ना। देखते हैं कहाँ कितना प्रेजेंट होता है। मैंने बोला कि फाइब्रस ट्यूनिक है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ना। अगर इसके बारे में बात करें, इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं। ये वाला लेयर जो दिस लेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, हाँ कि ना। पहला होता है आपके पास कॉर्निया, एक होता है, अगला वाला होता है स्क्लेरा। अब सर स्क्लेरा कौन सा है? जो आई बोल का पोस्टीरियर, ये वाला कौन सा एंड है? पोस्टीरियर एंड है। टी फॉर पोस्टीरियर, ए फॉर एंटीरियर, ठीक है। तो ये वाला लेयर क्या है? स्क्लेरा, ठीक है। उसके अंदर वाले लेयर को बोलते हैं कोरोइड, उसके अंदर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? रेटिना। यही तो वो जगह है, यही तो वो स्क्रीन है जहाँ पे आपके कलरफुल वर्ल्ड का इमेज का फॉर्मेशन होता है। ना इमेज कहाँ बनती है? रेटिना में बनती है कि नहीं बनती? इतना बात समझ में आई। और ये सारे के सारे कौन से नर्व हैं? ऑप्टिक नर्व हैं। क्या कौन से नर्व है? ऑप्टिक नर्व। जैसे आप ये ब्लैक वाला लेयर को देखेंगे, रेटिना आगे जाते जाते खत्म हो जाती है, अरे होती है कि नहीं होती? लेकिन जो अंदर वाला लेयर है कौन सा? बीच वाला कोरोइड, ये आगे जा करके क्या बनाता है? ये लिगामेंट बनाता है, आगे ना। यहाँ पे कुछ मस्कुलर लिगामेंट होती है। क्या होती है? मस्कुलर लिगामेंट होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहां से ये सीलियरी बॉडी ऊपर भी नीचे भी अटैच होती है, आगे ना एनसाइड पे लिखा हुआ लिगामेंट। बस समझ में आई। तो ये बाहर वाला लेयर क्या होगा? स्क्लेरा। अंदर वाला लेयर क्या होगा? कोरोइड। उसके इनर मोस्ट क्या होगा? रेटिना, आगे ना। तो ये अंदर वाला जो रेटिना है यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन जो ये वाला स्क्लेरा है आगे थिन सा एक्शन करता है, आगे फिर फैलता है और क्या बनाता है? लिगामेंट बनाता है। उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, कुछ इस तरीके से। ऐसे का मतलब फोटो खींचना होता है ना, और यहाँ पे कुछ आई का है तो लेंस इज हेल्ड बाय सम दिस काइंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट। ऊपर से ध्यान देने की कोशिश करो। लेंस मैं तुम्हें बता जो करो ना, मैं जब अपने टाइम में कर रहा हूँ तो मैंने क्या बोला? सस्पेंसरी लिगामेंट कुछ ऐसे होता है। अरे होता है कि नहीं बताओ? हम तो भाग्य में करते हैं जाती, तो पेंसिल में लिखने से उसके मैं तो पेंसिल में पसंद नहीं। हाँ तो बात समझ में आई क्या? जहाँ जिस एरिया से ये वाला अपना क्या है, जहाँ पे सारे के सारे ऑप्टिक नर्व बाहर निकलते हैं। अब वो भी यहाँ से जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल एरिया जहाँ से ब्रेन इमेज का फॉर्मेशन बनेगा। एक्चुअली में इमेज बनता है उनका, लेकिन तो ब्रेन क्या सीधा करके आपको पेश करता है। ये रहा आपके सामने हंसता खेलता चेहरा या लेट लेते इंसान, ना नाम क्या है? तमिलनाडु, आगे ना। ऐसा ऐसा जगह है, ऐसा जगह है जहां पर कोई भी फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट ना हो, कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट ना हो, कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ना हो, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। कौन सा स्पॉट? ठीक है ना।
ऐसे एरिया जहां पर कोई भी फोटोसेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब सारे के सारे दो ही तो है, रोड साइड कौन। अच्छा, रोड का काम क्या होता है? रास्ता चलना, बाइक चलाना, फिर इमेज। मैं अभी बता रहा हूँ जो मैं बहुत बचपन में पढ़ा था, इट इज रिलेटेड टू ब्राइटनेस। हाँ, रॉड्स और बोन्स। कौन सी रिलेटेड टू कलर? चलेगा ना? आपके पास तीन ही बेसिक कलर होता है, कौन कौन सा? Red, blue, black, नहीं। आपने वैसे नाम सुना होगा ना, GRB। ग्रीन, रेड, ब्लू। हाँ, ये प्राइमरी कलर्स होता है। और इसी का कंसेंट्रेशन, इसी का एक्सप्रेशन से आपको अलग अलग कलर दिखता है। जहाँ तीनों इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर एक्सप्रेस किया तो कौन सा कलर दिखेगा? व्हाइट कलर के चीज दिखेंगे, व्हाइट कलर दिखेगा, आगे ना। बात समझ में आई? सर ये सीधे भी बॉडी। पहले जो बताना वो समझना, क्लियरली बोली था, बता सुनना होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना, चाहे एम एम का भी अगर दोबारा पेपर हो जाए तो भी नहीं छूटेगा। तो दैट यू शुड हैव टू बी सम काइंड ऑफ पेशेंस। तो लिखना है क्या वो लेबल? नहीं, मैं तो लिखा तो है, इसमें लिखो ना, फोटो रिसेप्टर ऐसे जगह में एब्सेंट होती है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जो मैं पॉइंट आपको लिखाता हूँ ना, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने सारा कुछ लिख रखा है और साथ हमें रिवाइज की जरूरत है, एनसीईआरटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन सी क्या होता है? कलर सेंसिटिव करता है, आगे ना, और ये होता है ब्राइटनेस को सेंसिटिव करता है। कितनी बात समझ में आई? एक यहाँ पे तो समवॉट डिप्रेशन वाला एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोबिया सेंट्रलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोबिया सेंट्रलिस बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होता है, ताकि जो अपना इमेज का हाई रेजोल्यूशन और क्लियर कट हमें इमेज दिख सके, इसके लिए क्या होता है? फोबिया सेंट्रलिस, जहां पर कोन्स प्रेजेंट होती है फॉर ग्रेट विजुअल एक्टिविटी। आगे ना, हाँ सर। बात समझ में आई? सब लिखवा दो बेटा एक बार अच्छे से पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट फॉर्म। वो तो मैं आगे लिखाऊंगा, पर लेवलिंग में जो करना है मैं बता रहा हूँ। कौन सा करना आप बता रहे हैं? ब्लाइंड स्पॉट समझ में आया? फोबिया सेंट्रलिस समझ में आया? फोबिया सेंट्रलिस वो जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, और ऐसा जगह सवाल इतना पूछेगा कि ऐसा जगह जहां पर कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल नहीं हो तो कौन जगह होता है वो? ब्लाइंड स्पॉट। मतलब अंधे वाला स्पॉट, जहाँ कुछ नहीं दिखता है, डार्कनेस। ठीक है ना? अगला वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है कि आपको लेवलिंग दिख रहा है, ब्लैक सा एरो, इसको बोलते हैं मैक्युला लेटिया, मतलब इट इज द येलोइश। लेबल कर आपने? हाँ, लेवलिंग करो ना, अब लेवलिंग कर लिया आप लोग। हाँ वही आपने मतलब बोला ही नहीं सब। चलिए।
तो जब बड़े बड़े पैसे वाले हो जाएंगे तो आपका भी अलग अलग चैम्बर होगा, आगे ना, तो फिर फला मैडम फला चैम्बर में, फला सर फला चैम्बर में ना। तो यहाँ पर भी आपका विट्रस चैम्बर है, और विट्रस चैम्बर किसके लिए, आरपी और तमिलनाडु के लिए, किसके लिए है ये, विट्रस ह्यूमर के लिए, एक्वस ह्यूमर के लिए एक्वस चैम्बर। बात समझ में आई क्या, बोलो ना, जो कि इधर कॉर्निया और लेंस से ये लाइनिंग करेगा, और इधर विट्रस ह्यूमर लेंस और रेटिना से लाइन करेगा। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? सब इसको समझते हैं ये वाला। नहीं वो बोल
ब्लू। ये तीनों का अलग अलग फ्रीक्वेंसी से, अलग अलग एक्सप्रेशन से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर दिखता है, ठीक है। अगर तीनों इक्वली एक्सप्रेस करें तो हमें क्या मिलेगा, व्हाइट मिलेगा, ठीक है। ये जो अपने हम लोग कौन सा लेयर लिखा पहला नंबर पे, फाइब्रस ट्यूनिक ना, इसमें लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन सा, फाइब्रस ट्यूनिक, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पहला कॉर्निया, दूसरा स्क्लेरा। अरे आउटर मोस्ट तभी तो था ना, इसको डिवीजन बोलना। टॉपिक ऐसे सिंगल लाइन एरो बनाइए, उसमें लिखिए फाइब्रस ट्यूनिक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला पार्ट ए देके लिखिए कॉर्निया, कॉर्निया के नीचे पहला पॉइंट लिखिएगा आउटर मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक कवर्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये लोकेशन पूछी जाती है, जब मैं टिश्यू का नोट शेयर करूंगा आपसे तो समझ में आएगा आपको। अच्छा, जहां जहां पर नॉन केराटिनाइज्ड का मतलब क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है, वो हेयर कैसे होता है, तुमने मालूम काट दे तो समझ आएगा लिविंग है नॉन नॉन लिविंग। लिविंग। नॉन केराटिनाइज्ड मतलब नॉन लिविंग, जहां पर केराटिनाइज्ड आ जाए वहां पर होता है लिविंग, मतलब नॉन लिविंग होता है। जहां पर नॉन आ जाए मतलब केटिंग परसेंट नहीं है, आगे ना, उसको क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे, आगे ना। तो विजिबल पार्ट ऑफ फाइब्रस ट्यूनिक कवर्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, मतलब चिपटा वाला एपिथेलियम, और लेयर बाय लेयर, है ना। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, लेयर। समझ में आई क्या, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये जो हम लोगों ने ज्वाइंट के बारे में बात किया था ना, ये तो इधर से आपका क्या है, कॉर्निया है क्या आगे वाला एंटीरियर पोर्शन, और इधर से आपके पास क्या है, स्क्लेराइड लेयर है कि नहीं। तो इसका जो ये ज्वाइंट होता है ना, इसको बोलते हैं लिम्बस। क्या बोलते हैं, अरे क्या हो, चलो मोशन के आगे। ये जो आपके पास ये वाला है ना, स्क्लेरा वाला, क्या बोला मैंने, इसको बोलेंगे स्क्लेरोटिक लेयर। तो ये वाला जो लेयर आगे जाके किससे मिलता है, कॉर्निया से मिलता है कि नहीं मिलता है, अरे इसी का तो वो एक्सटेंडेड पार्ट है ना। तो जो वो कनेक्शन होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं, या फिर स्क्लेरो कॉर्नियल जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, एक स्टार डाल के पॉइंट लिखना या हैशटैग डाल के लिखना ना, हैशटैग TN, हैशटैग RT और हैशटैग BK और हैशटैग SH डाल के लिखना। कॉर्निया का हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, शिवहर्ष।
कॉर्निया का ट्रांसलेशन हम लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती, हाँ जी ना, ब्लड वेसल्स नहीं होती। समझ में आई क्या? इसलिए हम लोगों ने बात किया था ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए क्या क्या मैचिंग करना पड़ता है, इसमें उतना कुछ हमें नहीं करना पड़ता। कल क्या लिखा, कि ये वाला लिखा पॉइंट लिखा, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होती नहीं, तो हमें मैच भी करना नहीं पड़ेगा। खासतौर से आई का जो स्पेशली होती है वो नेपाल में बहुत ज्यादा होती है, जो इंडिया से जो भी लोग जाते हैं वो नेपाल जाते हैं, वहां से आई करके आते हैं। इसी का बी पार्ट लिखिए, स्क्लेरोटिक लेयर या स्क्लेरा। हाँ